मैं रिया राय आप सबको बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। साइंस की चैप्टर नंबर 15 है, क्लास 9th की। तो आपके चैप्टर नंबर 15 का नाम दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मतलब होता है कि जो भी फूड का जो रिसोर्स है, स्रोत, रिसोर्स मतलब एक तरीके से स्रोत, जहां से भी हमको फूड मिल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इंसान अभी जनसंख्या दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमको क्योंकि सीमित है, हमारी जो भी लैंड है वो सीमित है, ठीक है। और हमारे अंदर मतलब अभी ये चीज नहीं है कि हम अपनी जमीन को, रबड़ तो है नहीं कि हम खींच के चारों तरफ से बढ़ा दें और उस पर क्रॉप ग्रो करें, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हमको करना क्या है कि सोचना है, क्या सोचना है कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो उस डिमांड को मतलब पूरा करने के लिए, अब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई को नॉर्मल रखने के लिए और डिमांड को पूरा करने के लिए हमको जरूरत है हमारे रिसोर्स पे मेहनत करने का, हमारे रिसोर्स को डेवलप करने का, ठीक है, इम्प्रूव करने का। तो हमारी बुक में बहुत सारी तरीके भी आए हैं, तो आप पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। जहां भी दिक्कत है कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम हर एक का आंसर देंगे, ठीक है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक एक वर्ड जो अच्छा लगे वो लिखिए। अब बाकी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ वो लिख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि फूड को इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत क्यों पड़ा, फूड रिसोर्स को, ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरत पड़ा। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। लैंड सीमित है हमारी, क्या है कि रबड़ तो है नहीं कि हम खींचेंगे उसको, ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि अब इम्प्रूव करेंगे कैसे, बात आती है हमारी कि इम्प्रूव हम करेंगे कैसे। तो आपके एनसीईआरटी में एक मतलब कि पहले से समझाया हुआ है, बहुत यही इसी चीजें को बहुत लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ में समझाया हुआ है, आप उसको खुद से पढ़िएगा। जहां भी दिक्कत लगे उस लाइन को अंडरलाइन करके मुझसे पूछ लीजिएगा वो चीज कमेंट में, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अभी वो यही चीज को लंबा चौड़ा समझाया हुआ है। और जो रिवॉल्यूशन है, इसको इंप्रूव करने के लिए ना कई सारे रिवॉल्यूशन बनाए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन, कई तरीके की रिवॉल्यूशनरीज भी बनाई गई हैं, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें ग्रीन के अंदर आता है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर आता है मिल्क वगैरह के प्रोडक्शन को, मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबके प्रोडक्शन को। और येलो रिवॉल्यूशन में आपकी दाल वगैरह, पल्सेस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, और ऑयल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा हुआ है। इसके पहले मैं आइए यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं उसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एनसीईआरटी में ढूंढिए अपने लाइन को, लिखा हुआ है वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। इट मीन्स, ये लाइन को अंडरलाइन करके कुछ टॉपिक्स है कि उसको अंडरलाइन करके आपको लिखना पड़ेगा और वो लिख के नोट्स बनाना पड़ेगा, ताकि आप जब भी अपने नोट्स को खोलें आसानी से पढ़ें और आपको फटाक से याद हो जाए। जिसमें ये लाइन लिखी हुई थी, वी विल सून नीड, हमको बहुत जरूरत है, वी विल सून नीड मोर देन, हम लोगों को जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स, मतलब कि बिलियन टन्स ग्रेन्स की जरूरत हर साल पड़ने लगेगी। ऐसा हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और एनसीईआरटी पुरानी भी है, इसलिए अभी वो चीजें पढ़ रही है, अभी जरूरत नियर अबाउट पढ़ने ही वाली है, ठीक है। इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, ठीक है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी इंटेंसिवली मतलब होता है गहराई, ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। और इसका परिणाम ये है कि वी डू नॉट हैव अ मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया। हम लोगों के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि हम लोग जो लैंड है, जो कल्टिवेशन के अंदर जो लैंड आती है उसको इंक्रीज करें। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है कि हम जमीन को खींच के बढ़ा दें, ठीक है। तो सो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन इफिशियंसी। तो हमको जरूरत है कि हमारी ये जो प्रोडक्शन इफिशियंसी है, क्रॉप्स का, लाइव स्टॉक मतलब यहाँ पे होता है पशुधन, ठीक है, एक तरीके से। और क्रॉप्स यील्ड इफिशियंसी फॉर बोथ क्रॉप्स वाला भी जो होता है,
इसका मतलब हो रहा है कि हमारे क्रॉप्स को उगाने में हमको चेंजेस करना पड़ेगा और हमको लाइव स्टॉक्स चेंजेस करना पड़ेगा। और देखिए हमको क्या है ना कि बहुत सारे लोग बहुत से तरीके से मतलब कि अपने इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे देखिए हम इसको इंसान के पॉपुलेशन पे जमीन पे अभी देखिए सिर्फ सबको सब्जी की जरूरत अगर पड़ जाए तो सब सब्जी तो बराबर खा नहीं सकते हैं, सबको किसी न सबको सब्जी एक बराबर दी नहीं जा सकती। इसलिए हमारी प्रकृति हमारे साथ भी ऐसा करती है कि कुछ किसी के घर आज अगर सब्जी बन रही है तो किसी के घर नॉनवेज बन जाए, किसी के घर पनीर बन जाए, दूध से रिलेटेड कुछ बन जाए। तो ऐसे हमारी प्रकृति सब कुछ में बांट दिए। तो कुछ लोग फास्ट रख लेते हैं, तो कुछ कभी ये आ जाता है ताकि मेंटेन रहे हमारा सबके अंदर खाने पीने की चीजें, ठीक है। तो मतलब अब हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज के अंदर चीजें आती हैं वो इसलिए रिवॉल्यूशनरीज बनाई गई। रिवॉल्यूशनरीज इसलिए बनाई गई ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ लोग ये बांट लें, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन करने लगे, कुछ लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, कुछ लोग फिशरीज मतलब मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में आपका एक और टॉपिक आता है, जो आइए हम उस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। आइए तो मतलब जैसा कि मैंने ये लिखा, ठीक है। तो इसके आगे जब आप अपने बुक में पढ़ेंगे, आपके बुक से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम छाट के लिखे हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे अपने बुक पे, तो अभी मैंने ये बताया था कि हमको इम्प्रूवमेंट में की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, फूड की इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन अब मैं बता रही हूँ इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना है। तो पहले इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, तो जो क्रॉप की इल्ड है, इल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, फसल है, तो उसकी जो भी उसमें उगाना है उसमें हमको चेंजिंग लाना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या करें, ऐसा क्या डालें कि उसमें पहले मतलब हमारा क्रॉप उगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी तो हम लोगों को पता है कि सेरेल्स के अंदर, और मैं जो पढ़ा रही हूँ ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का आपका पीछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेरेल्स हमको क्या देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये लिखा हुआ है कि सेरेल्स हमको क्या देता है। तो सेरेल्स के अंदर सबसे पहले बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सेरेल्स कहते किसको है। तो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेरेल्स के अंदर आता है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। ये सब को मिला के इन सबको सेरेल्स, ये सब सेरेल्स अगर बोल रहे हैं तो सेरेल्स के अंदर व्हीट भी आ जाएगा, राइस भी आ जाएगा, मेज भी आ जाएगा, मिलेट, सोरगम, सारी चीजें सेरेल्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और इन सब का एक क्वेश्चन है पीछे एनसीईआरटी में, क्वेश्चन मैं अभी बता देती हूँ। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो व्हाट डू वी गेट, हमको क्या मिलता है सेरेल्स से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेरेल्स से क्या मिल रहा है, सेरेल्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। तो आप आंसर ऐसे बना के लिखेंगे, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्क्स कितना है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 2 मार्क्स में देता है तो थोड़ा समय लिखिए, 5 मार्क्स में दे देगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते ही नहीं है, ठीक है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, आपको सेरेल्स से क्या मिलता है, पल्सेस से क्या मिलता है, फ्रूट्स से क्या मिलता है और वेजिटेबल्स से क्या मिलता है। तो आंसर लिखेगा वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, क्वेश्चन से उठा के लिखिएगा वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, सेरेल्स जिसके अंदर ये भी डाल दीजिएगा ताकि जो आंसर लिखने का तरीका वो लेंदी हो जाए, ठीक है। सेरेल्स जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, मिलेट्स हुआ, सोरगम हुआ, मतलब सेरेल्स के अंदर ये लाइन बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। वी गेट फ्रॉम सेरेल्स दिस, सेरेल्स के अंदर क्या आता है, सेरेल्स कहते हैं कि इसको ये बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, समझ में आया। तो ऐसे आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हुआ, मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंदी करना है, ठीक है। अगर नहीं किसी को समझ में आता है कमेंट में पूछना, ठीक है। अभी मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो सेरेल्स के अंदर पहले नाम लिख दीजिएगा कि आते क्या क्या है, फिर हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि पल्सेस, पल्सेस से क्या मिलता है। एक तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ और एक तरीके से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो वी गेट फ्रॉम सेरेल्स ये लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट, और ऑल्सो लिखिएगा, ऑल्सो इसके आगे लिखिएगा ऑल्सो वी गेट फ्रॉम पल्सेस, ठीक है, हेडिंग वाइज डाल के वी गेट फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस में पहले लिख दीजिएगा और आपको आंसर बढ़ाना है अभी, ठीक है। तो पल्सेस में लिखिएगा कि पल्सेस में क्या आती है, पल्सेस मतलब होती है दाल। तो दाल किस किस चीज की, तो जैसे चने की दाल हुई, ठीक है, ग्राम, ठीक है, और पीजन पी जैसे अरहर की दाल हुई, लेंटिल हुआ जैसे मसूर को जिसको बोलते हैं, ये सब हमको दाल से क्या मिलता है, प्रोवाइड अस
प्रोटीन, ठीक है। जैसे सेरेल्स से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ध्यान में रखिएगा कि चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेरेल्स के अंदर चावल भी आता है, चावल को हमको कार्बोहाइड्रेट, अगर आप भूल भी जाते हैं कि सेरेल्स से क्या मिलता है तो याद रखिएगा सेरेल्स के अंदर चावल भी आता है, चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। दाल के अंदर प्रोटीन होती है, दाल के अंदर प्रोटीन होती है, दाल के अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है। बार बार ऐसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से क्या मिलता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और स्पाइसेस से भी, ठीक है। देखिए आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन में दे रही हूँ, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड विटामिन, मिनरल, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये जो वेजिटेबल हुआ, स्पाइसेस हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये हमको प्रोवाइड करा रहा है विटामिन, ठीक है, विटामिन भी प्रोवाइड करा रहा है, मिनरल्स भी, और ये ध्यान दीजिएगा ऑल्सो डालिएगा, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट चावल से ज्यादा मिलेगा लेकिन ये सब्जी वगैरह से कम मिलती है, तो डाल दीजिएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन और फैट्स, क्योंकि प्रोटीन दाल से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है, ठीक है। और देखिए यहां तक आपके सवाल का जवाब है, ठीक है, कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, तो वी गेट फ्रॉम सेरेल्स, सेरेल्स के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, वी गेट फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड अस प्रोटीन। ऐसे नॉर्मल अगर लिख देंगे सेरेल्स प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोवाइड, पल्सेस प्रोवाइड अस प्रोटीन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड अस मिनरल्स एंड विटामिन, तो बस इतना ही हो गया आपका आंसर, नंबर नहीं मिलता है। सीबीएसई में आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और बाकी आप आंसर को थोड़ा नंबर के अकॉर्डिंग लेंदी करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका कुछ होने वाला है, ठीक। अब आते हैं हम आगे, मतलब ये चीज तो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुई, ठीक है। फिर अब लेकिन हम बात किस पे कर रहे थे, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो हम किस किस चीज पे काम करेंगे, दाल को बढ़ाने में, सेरेल्स को बढ़ाने में काम करेंगे, इसके इंप्रूवमेंट में कि ये किस तरीके से अच्छी पैदावार हो, अच्छी फसल हो, पल्सेस कैसे हो, वेजिटेबल्स कैसे हो। और एक चीज देखिए, सिर्फ हमारी चीजें, हमारा क्या है ना कि सिर्फ दाल से तो काम चल नहीं रहा है, सिर्फ चावल से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ सब्जी से काम नहीं चलने वाला है, तो लाइव स्टॉक भी बढ़ाना है। लाइव स्टॉक यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम जैसे बताए कि रिवॉल्यूशंस वगैरह है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो एनिमल हस्बेंड्री करके भी एक तरीके से होता है पशुपालन, जिसमें मुर्गियां, पोल्ट्री फार्मिंग आता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में आता है मुर्गी वगैरह पाली जाती है ताकि हर किसी के घर सब्जी नहीं पहुंचाई जा सकती है बाबू, तो उसके घर उस दिन नॉनवेज बन जाता है, ठीक है। और हर किसी के घर नॉनवेज और सब्जी दोनों नहीं अवेलेबल है, तो जो लाइव स्टॉक्स, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो गाय की दूध से जो पनीर फाड़ के बने, तो वो पनीर खिला दिया जाता है, उनके घर पनीर बन जाता है, उनके घर कुछ दूसरी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इतना भी पॉपुलेशन है उसको बैलेंस और इक्वल अमाउंट में सब कुछ मिल रहा है, एक तरीके से साइकिल चल रही है ताकि सब लोगों को खाना प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तो अगर हम लोग बरसीम बोते हैं, ठीक है, बरसीम बोएंगे, सडन ग्रास वगैरह, सुदान ग्रास या ओट्स वगैरह बोएंगे, तो ये क्या है ना कि गाय भैंस खाती हैं तो दूध अच्छा प्रोड्यूस करती हैं, उनको अच्छा चारा मिलेगा, अच्छा दूध तो अच्छे पनीर वगैरह, अच्छी मिठाइयाँ वगैरह बनेंगी। कुछ लोग, कभी आप ही लोग में ऐसा होगा, कोई मिठाई खा ले या फिर कुछ अमाउंट में कुछ दूध से बना खा ले, खाना खाने का मन ही नहीं करता, ठीक है, तो ऐसे मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बोएंगे ताकि इनके क्रॉप की इल्डिंग में हेल्पफुल हो। आगे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अलग अलग के क्रॉप जो है उनको अलग अलग का डिफरेंट कंडीशन की, टेम्परेचर की, क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारा 2 क्रॉप है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप आपका एनसीईआरटी ये कहता है कि कुछ क्रॉप जो होते हैं बारिश में लगाए जाते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप होते हैं, ठीक है, जो जून से लेके अक्टूबर तक के बीच में लगाए जा रहे हैं। जो खरीफ क्रॉप है वो जून से लेके अक्टूबर तक के बीच में लगाए जा रहे हैं। और जो रबी क्रॉप है, एक चीज मैं बता रही हूँ, नोट करते जाना, ये चीज पहले नोट कर लो और आंसर बना लो, कि खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, पहले ये नोट कर लो, लर्न करो और लिखने की प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज मैं जो अभी बता रही हूँ आपको, वो मेंशन आउट कर लो। जहां मैं स्टार बनाती हूँ, स्टार इसलिए बनाती हूँ, स्टार और इस दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार बनाऊंगी, इसका मतलब वो जरूरी चीज है, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको खरीफ और रबी, पहले इसको नोट आउट कर लो, उसके बाद स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ तक बात हुई।
अब बात होता है कि हम क्रॉप में के यील्ड में कैसे चेंजिंग लाएं। तो अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो प्रोसेस होती है, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बहुत लोगों को अगर ये नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास 9th में आए, 8th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए, कुछ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। और मेरी वीडियो देखिए, कुछ नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए और सब दोस्तों को दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए कि उनको भी पसंद आए, आपको भी पसंद आए तो शेयर कीजिए उनको। और बाकी सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि जिनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जीरो, बस मेरी एक बार बात सुनो और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। नो एक्स्ट्रा बुक, कोई साइड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 9th में हो, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो सिर्फ चुपचाप से, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक तरीके से फार्मूला होता है जो कि होता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पहले तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो जिस प्रोसेस से, वो प्रक्रिया जिससे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, उस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, एयर में वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर जो भोजन बनाते हैं और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे उनका फूड बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लांट जो रैनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप, और जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। देखिए, खरीफ का मतलब क्या होता है, जो बारिश में बोया गया, जैसे धान को ध्यान में रख लो, ठीक है। देखियो पानी में सभी लोग, औरतें घुस घुस के ऐसे धान लगाती हुई, ठीक है। तो जो बारिश में बोए जाते हैं वो खरीफ क्रॉप, ठीक है। जो खरा खरा होता है, धसने वाला धान होता है, ठीक है, चावल धसने वाला होता है, तो खरीफ यानी खरा कब बोया जाता है, बारिश में। चावल कब बोया जाता है, बारिश में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो बारिश में, ठीक है। और मंथ याद रखना, ये चीज नोट करते जाओ। मैं बहुत कम लिखूंगी, लेकिन वो चीज अपने नोट्स में जरूर एक्स्ट्रा 1-2 पेज में नोट्स करना, स्कूल नोट में ही, या फिर कोई ऐसी नोट बना लो जिसमें एक्स्ट्रा जरूर नोट करना, ठीक है। और ध्यान में रखते जाना कि देखो, खरीफ क्रॉप जो होता है वो किस मंथ में होता है, जून से अक्टूबर तक, ठीक है। जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है लगभग, ठीक है, जुलाई अगस्त तक, ठीक है। जून से अक्टूबर तक के मंथ में खरीफ क्रॉप होता है। धान अक्टूबर तक कट जाता है, लोगों के घर चावल हो जाता है। उसके बाद जब धान कट गया तो क्या करेंगे, खेत में बोएंगे ना कुछ ना कुछ। तो अब गेहूं बो रहे हैं, ठीक है। तो गेहूं आता है रबी क्रॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले ध्यान से देखिए, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो बारिश में बोए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप कहे जाते हैं। मंथ है जून से अक्टूबर तक। क्रॉप जो होते हैं जो ठंडी में बोए जाते हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप। जैसे मंथ है इनका नवंबर से लेके अप्रैल तक। जो गेहूं होता है ना वो नवंबर दिसंबर में बोते हैं और अप्रैल तक काटा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, पैडी, सोयाबीन्स, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के अंदर देखिए धान से शुरू हो रहा है और कुछ कुछ ग्राम, चना, कॉटन वगैरह बात हो रही है, ठीक है। अब जो वीट हुआ, चना हुआ, मटर हुई, सरसों हुई, ठीक है, लाइन सीड हुआ, ठीक है, ये सब रबी क्रॉप के अंदर आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नोट की हुई है हल्की सी कि 1952 से हम लोगों ने वर्क किया और 25% तक अभी तक इंप्रूव कर पाए हैं। 1210 का ये आंकड़ा है, ठीक है। 1952 से ये 2010 का ये आंकड़ा मैं आपको दे रही हूँ कि 25% तक अभी तक बढ़ा पाए थे। इसके बाद एनसीईआरटी कभी हमारी चेंज नहीं की है, ठीक है। तो अभी हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले अब देखो हम लोग यील्ड में अभी बात कर रहे हैं कि यील्ड में जैसे क्रॉप प्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसमें कैसे कैसे पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशन दे कि कौन से मौसम में कौन सी चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वो चीज हमको अब पहले हमको ये पता चल गया कि कौन से मौसम में क्या
क्या बोया जा सकता है, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब दूसरी चीज अब वर्क करेंगे कि वो किस तरीके से करें। तो ये आता है कि पहले जो अब ठीक है, ये मौसम पता चल गया। अब बोने की प्रोसेस, बोने के प्रोसेस में भी एक बात बताते हैं हम आप लोगों को कि जो बिया होता है ना उसको पहले चेक करते हैं कि कौन सा बिया डालेंगे तो कितनी फसल होगी। अभी जो हाइब्रिड का बिया आता है ना वो बड़ी कॉस्टली होता है, थोड़ा सा ही होता है, लेकिन अगर हम लौकी बो दें ना तो इतनी बड़ी बड़ी लौकी और खूब ज्यादा पड़ती है, जितना कि वो जो की वो दूसरी बाकी नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं कि देखो पहले तो क्रॉप की जो वैरायटी है, वैरायटी मतलब बीज की जो वैरायटी है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट हाइब्रिड करके करते हैं, ठीक है। तो ये मैं किसी वीडियो में बताऊंगी आपको, अगर आपके चैप्टर में होगा तो बताऊंगी, ठीक है। तो वो नेक्स्ट आगे क्लासेस में होंगे, ठीक है। तो पहले क्रॉप की वैरायटी जो है उसको इंप्रूव करो कि वो किस तरीके का आप लगा रहे हो, कितना फसल दे सकता है। दूसरी चीज आप पहले लगा रहे हो तो प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लाओ, फिर उसका मैनेजमेंट में लाओ। ये 3 टॉपिक जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 स्टेज में क्रॉप को बचाया जा सकता है। पहले तो बीज को चुनो, ठीक है, पहले बीज चुनो, अच्छा बीज होना चाहिए। दूसरी चीज ये देखो कि उसमें जो आप लगा रहे हो उसको बचाओ, उसको नरिश करो, ताकि उसको खाद की जरूरत हो खाद दो, पानी की जरूरत हो पानी दो। और तीसरी चीज ये है कि उसको पहले बचाओ, ठीक है, प्रोटेक्शन दो, ताकि अभी चिड़िया आई, लोग पहले बीज लगाते हैं तो मिट्टी के अंदर क्यों दबा देते हैं, चिड़िया आएगी चुग जाएगी अभी तुरंत, फिर कहाँ होगा क्रॉप, कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए बचाए। तो 3 स्टेज समझ में आया। पहला आप उसको बीज चुनो, दूसरा बीज को नरिश करो, उनको जरूरत के हिसाब से उनको सब कुछ दो, और तीसरा आपका आता है ये कि आप उसको बचाओ, ठीक है। आगे हम ये 3 टॉपिक है बाबू, इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तक जो समझ में नहीं आया कमेंट में हमसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर देती हूँ। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। और आप सब हमसे जुड़े रहो। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आपको मैं कमेंट में सॉल्व करूंगी, अगर नहीं होने पाता है तो मैं आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, मैं उसमें आंसर किया करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।